ओके। अब इसमें इसमें ये सारे टॉपिक्स, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, एक एक पॉइंट के अंदर में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कास्ट सिस्टम से एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके। उसके बाद रूरल सोसाइटी से यानी कि विलेज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, वायलेंस पे क्वेश्चन आते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज जो लिंग्विज्म की जो प्रॉब्लम है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर में सारे आपको कंटेंट मिलेंगे और बहुत सारी चीज है। अब स्क्रीन शेयर में आप लोगों से कर रहा हूं, इसको बस अभी सिर्फ देख लीजिए, अभी मैं कंटेंट और बताता हूं। इसके साथ साथ आपको इसमें और भी चीजें हैं। एक मिनट। हेलो, ठीक है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। यस, ऐसा है कि जो हम एवरीडे हमारा जो टोटल जो इंटायर सिलेबस है, जिससे विमेन रिलेटेड इश्यूज, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, एनजीओ से रिलेटेड इश्यूज, क्या कहते हैं हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, लिंग्विज्म, और इसके अंदर में इंडियन सोसाइटी के अंदर में डाइवर्सिटीज वगैरह जो टॉपिक्स हैं, उसको हम एवरीडे जो क्लास लेंगे आपको ऐसे कंटेंट आपको दिखाएंगे, है नहीं। तो टोटल 7 to 8 मेजर चैप्टर्स हैं, उसके अंदर सब सेक्शन है और सब सेक्शंस के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मैं कास्ट और वर्ना को देखूंगा तो काफी लेंथी है ये, और इसके अंदर से क्वेश्चन हर एक एवरी ईयर आते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी से क्वेश्चन मतलब अपने आप में एक चैप्टर लिए हुए हैं सारी चीजें। सो इन दिस कनेक्शंस हम देखेंगे। अब देखिए कि टुडे हम हमारा जो अप्रोच होगा कि हर एक दिन हम इस कंटेंट को लेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप समझने पे ज्यादा बोलें। समझने पे यू शुड मोर एम्फसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इंटायर इंडियन सोसाइटी इज 90% कॉन्सेप्चुअल। सो जब भी मैं जैसे आप कास्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो कास्ट और वर्ना पढ़ाऊंगा तो यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जहां तक फैक्ट्स या चीजें, डेट या नाम या कोई उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो चीज है तो हम आपको उसको पीडीएफ बना करके हम भेजवा सकते हैं, या उसको हम कोई दूसरे फॉर्मेट में ले सकते हैं। क्लास में आप इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने पे आप जोर करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उसके बारे में एक विजन डेवलप करने की कोशिश करूंगी, और उसमें जो तथ्य है, चीजें हैं, कई बार उसमें ऐसी चीजें हैं उसको हम अपना जो आप लोग मोबाइल, ठीक है सर। यस सर सृष्टि अग्रवाल को भी ऐड होना तो प्लीज अलाउ कर दीजिए। एक मिनट जस्ट ए मिनट। सृष्टि अग्रवाल एडेड, अलाउ कर दिया मैं। सृष्टि अग्रवाल, ठीक है। एनीबॉडी जो हो, ठीक है नहीं, ऐड कर दिया। और कोई है जो ऐड नहीं हुए हैं? चेक इट हियर। ओके, तो सब लोग यू आर ऑल आर रिक्वेस्टेड दैट यू शुड ज्वाइन द क्लासेस पंक्चुअली। 9 बजे आप लोग आ जाओ, सारे लोग 9 बजे से सीरियस पंक्चुअल रहो, बिकॉज इट इज द वेरी सीरियस एंड स्ट्रेटेजिक सेशन। सो आप टाइम से आप लोग ज्वाइन करो।
तो आप फॉलो करोगे। अब सृष्टि अग्रवाल की छूट गई, अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बताया, कुछ चीजें बताई वो नहीं सुन पाए, तो फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता है जब आप बाद में किसी से सुनते हो कि सर ने क्या बताया, ये बताया, तो फिर वो आपको, मैं जो बोलूंगा उसका जो इंप्रेशन पड़ेगा वो आपके फ्रेंड बोलेंगे, उससे आपका नहीं, आपको हो सकता है। ठीक है, so be punctual and sincere. You are going to become an officer, so punctuality and sincerity should be the part of your personality development. Okay, ठीक है। अब today I am going to start the chapter 1 Indian society में chapter 1 silent features of Indian society. This is the unit. स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कास्ट एंड वर्णा सिस्टम। फर्स्ट दोनों को एक ही करने हम तो बेटर रहेगा, इसको दो अलग अलग टॉपिक्स नहीं माने, कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम। यू शुड नो कि दैट एवरीबॉडी नो अबाउट द कास्ट। यदि आप भारत में हो, इफ यू आर इंडियन सिटीजन, तो आपको कास्ट के बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ओके, सो वर्णा सिस्टम, द डिफरेंसेस ऑफ वर्णा सिस्टम firstly mentioned in the Rig Veda, पुरुष सूक्त of the Rig Veda। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में फर्स्टली वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग गौर से सुनेंगे, कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण जो मनुस्मृति है, जो रिलीजियस डिवाइन थ्योरी है, उन्होंने, उनका मानना है कि रिलीजियस जो डिवाइन थ्योरी मानते हैं कि ब्रह्मा, द सुप्रीम गॉड ब्रह्मा, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से क्या कहते हैं, शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो वर्ण व्यवस्था का एक ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी, कि जो लोग जिस व्यवसाय में थे उसको उस तरह का नाम दे दिया गया, उसी के आधार पर वर्ण हुआ। चारों एक डिवीजन ऑफ लेबर था, इट वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि सोसाइटी को काम चलाने के लिए उस समय में, एक वैदिक टाइम में, जब सिविलाइजेशन वाज नॉट वेरी डेवलप, तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पे, स्किल के आधार पे, कौशल के आधार पे अलग अलग उनको काम दिया गया, ताकि समाज में संतुलन बना रहे, समाज में एकीकरण बना रहे। और इसी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। जो लोग जिस व्यवसाय में थे, जैसे मान लीजिए कि जो लकड़ी का काम करते थे उसको बढ़ई कहा जाने लगा, कारपेंटर कहा जाने लगा। जो लोग लोहे का काम करते थे, लोहे को ग्राइंडिंग करते थे, उसको लोहे से छोटे छोटे औजार बनाते थे, उसको लोहार बोला गया। जो लोग सोने के छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स बनाते थे उनको सोनार बोला गया। जो लोग हेयर कटिंग का काम करते थे उसको नाई, बार्बर बोला गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस, हजारों ऐसे जो व्यवसायी वर्ग थे, जो अलग अलग ऑक्यूपेशन में उनकी स्किल थी, खास करके विशेषज्ञता थी हासिल, उन्हीं ऑक्यूपेशन के आधार पे कास्ट सिस्टम का प्रादुर्भाव। कास्ट जो है एक, इट इज ए वर्ड, कास्ट, कास्टा वर्ड से लिया गया है, CASTA, कास्टा। इट इज ए पुर्तगीज लैंग्वेज, पुर्तगाली भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है पिगमेंट्स, कलर, वर्ण से मतलब, टेक्सचर, टेक्सचर से मतलब। तो कास्ट सिस्टम जो है पूरी दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के 2 मेजर बेस हैं। वन कास्ट सिस्टम जो कि इंडिया में है, एंड सेकेंडली क्लास सिस्टम जो कि दुनिया के अन्य देशों में है। कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग क्लास बेस्ड सोसाइटी हैं, और इंडिया जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी, यानी कि इंटायर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, जाति पर आधारित। हम देखते हैं हमारे धर्म से लेकर के हमारे इलेक्शन में जब वोटिंग होते हैं तो वहां हम बोलते हैं कि जातिगत वोटिंग हुआ है, जातीयता की बात हुई है, जातिगत आधार पर वोटिंग हुई है। मतलब जाति के आधार पर हम विवाह की बात करते हैं, हम जब सामाजिक सरोकार की बात करते हैं तो हर एक जगह जाति आ जाता। आज भी इन द 21st सेंचुरी
मॉडर्नाइजेशन के इतने आंदोलन सारे चीज होने के बावजूद भी आज आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो कि कितने परसेंट अरेंज मैरिज जो है भारत में वह जो है वो इंटरकास्ट होता है। आज भी इंटरकास्ट मैरिज कम होती है। जितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं वह अपने ही जाति में शादी सारे जीवन के बावजूद, एजुकेशन लेने के बावजूद एवरीवेयर भी जब मैरिज की इशू आता है, सामाजिक जो सरोकार की बात आता है, तो वह अपने जाति पे लौट आती है। आज देखो क्वेश्चन बड़ी डिजाइन किया जाता है यूपीएससी। सो इन यूपीएससी कास्ट में चेंजेस, ट्रेडिशनल फीचर्स क्या है उसको हम देखेंगे। कास्ट की आज क्या चेंजेस आया, यू हैव टू कवर दैट। कास्ट एंड पॉलिटिक्स किस तरह से इंडिया में हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स ट्रूली। सो फर्स्टली आई विल ट्राई टू कवर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम, कास्ट क्या है? कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप। पॉइंट फॉरवर्ड में आप थोड़ा सा लिखते भी रहो तो बेटर है, कुछ पॉइंट यू शुड राइट डाउन, some points you should write down that caste is an endogamous group, अंतर्विवाही होता है। both English and Hindi medium students I will try to cover it bilingual। जो इंग्लिश में है इंग्लिश में वर्ड बोलता हूं, हिंदी के लिए हिंदी में वर्ड बोलता हूं। तो आपको मैं कोशिश करता हूं कि दोनों चीजों से लें, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल रखें सो दैट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी। कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स हैं। इंडोगेमी, इंडोगेमी को बोलते हैं हिंदी में अंतर्विवाही। मींस कास्ट सिस्टम में एक जाति के लोग अपने ही जाति में शादी करते हैं। अब इसको लेकर के कई सारी चीजें, एक इंडोगेमी तो होता है, कास्ट इज एन इंडोगेमस ग्रुप, लेकिन कुछ इसमें अब बात भी है, जैसे हाइपरगेमी और हाइपोगेमी। हाइपरगेमी इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। एक यूपीएससी में आए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, हर एक शब्द को बारीकी से सुने। हाइपोगेमी, HYPOGAMY, हाइपोगेमी प्रतिलोम विवाह, यानी कि जब अपर कास्ट का कोई लड़का, ब्राह्मण का लड़का यदि अपने से नीचे वर्ण के किसी लड़की से शादी करता है तो इसको बोलते हैं हाइपरगेमी, अनुलोम विवाह। जब अपर कास्ट की लड़की जब नीचे वर्ण किसी भी वर्ण यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से शादी करता है तो इसको बोलते हैं हाइपोगेमी यानी प्रतिलोम विवाह। इन द एंशिएंट टाइम, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर फेज, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस दोनों को बैन था। लेकिन हाइपरगेमी को तो लोग एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन हाइपोगेमी जब होता था यानी कि कोई ऊंचे वर्ण की लड़की यदि कोई नीचे वर्ण के लड़के के साथ शादी करता था तो स्ट्रिक्टली बैन। और आज भी आप देखेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के हमारे समाज में कितनी तरह की भ्रांतियां, कितने क्राइम, ऑनर किलिंग, क्या क्या होते हैं। हरियाणा, बिहार, यूपी ऐसे राज्यों में जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उनके क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो दिस इज द प्रिवेलिंग बिलीफ दैट कास्ट इज ए वेरी रिजिड सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। Mobility is not possible means of caste you cannot change your caste. Since you born in a particular caste or varna, lifelong you have to just remain in that vicious circle or that group. अब कभी भी by education, by economic development, by political development, आप you cannot change your caste. तो ये एक rigid system है where mobility is not possible. There are certain taboos related to food and dining. Caste में there are many taboos. Food and dining, that is called untouchability. छुआछूत होते हैं। Food, कच्चा food, cooked and uncooked food. There are so many things. Cooked food, यानी कि कुछ food, cooked food जो boiled होते हैं, जो खाना पक गए, और कच्चा uncooked food जो कि अभी बने नहीं है। There are some rules and regulation by which you can take cooked food. A Brahman can take, ब्राह्मण का आदमी जो परिवार किसी दूसरे जाति से कुक्ड फूड ले सकता है और नहीं ले सकता। इसके नियम होते हैं कि किन जातियों से हम पका हुआ खाना ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं।
यानी कि आप यू डायरेक्टली कम टू द कि अनटचेबिलिटी। हरियाणा में इसको बोलते हैं हुक्का पान, मतलब हुक्का जो पीते हैं, पाई शेयरिंग, उसमें जो अनटचेबल कास्ट या नीचे जाति के लोग एक साथ बैठ करके हुक्का नहीं पी सकते। या फिर एक सोशल बाइकॉट को दिखाता है कि सामाजिक बाइकॉट दिखाता है कि जब किसी कोई व्यक्ति एंटी सोशल काम करता है और उसको बोलते हैं हुक्का पानी बैन, ठीक है। तो ये चीजें खाप पंचायत उनके होते हैं। तो इसी तरह से जो आज भी आप देखेंगे कि पूरे भारत में आपने एक एपिसोड देखना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते में एक एपिसोड आता है अनटचेबिलिटी। इट वाज आमिर खान का जो था वो था। इट विल रिवील द ट्रू पिक्चर्स ऑफ द अनटचेबिलिटी इन इंडिया। इन द साउथ इंडिया एक नाम बुदरी पद ब्रह्मी और वहां के जो ईडवा कास्ट है, जो अनटचेबल कास्ट है, उनके बीच 36 फीट का डिस्टेंस होता है। तो अनटचेबिलिटी इसके अंदर में है। देयर आर सम रूल्स, सोशल सेग्रीगेशन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि देयर इज सोशल सेग्रीगेशन, लाइक जो अनटचेबल कास्ट है उनको सोशली सेग्रीगेटेड, एंड दैट इज कॉल्ड टुडे, जिसको आज हम ये जो दलित के नाम से जानते हैं, अंबेडकर ने उसको दलित कहा, डिप्रेस क्लास के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने ये जो सोशल सेग्रीगेशन, छुआछूत वाले जो जाति हैं, उनको हरिजन शब्द उनके लिए यूज किया। एंड ब्रिटिश जो राज्य है, ब्रिटिश राज्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लो, लिख लो, ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग। द वर्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंबेडकर के रिकमेंडेशन पे इसको ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन आया है कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट शब्द सबसे पहले कहां आया, ठीक है नहीं? साइमन कमीशन में आया, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं 4। तो आप देखना ये चीजें हैं। गांधी जी ने इसको हरिजन क्यों कहा? हरिजन का मतलब क्या है? सन ऑफ गॉड। गांधी जी अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे। हाउएवर गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ द वर्ण सिस्टम। गांधी जी कहते थे कि वर्ण सिस्टम सही है, लेकिन इन द वर्ण और कास्ट में जो छुआछूत, भेदभाव, ये उसके विरोधी थे। तो गांधीयन व्यूज कहता है उसके विरोधी थे। अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, ये इनके जो उन्होंने दलितों के लिए मूवमेंट चलाई, उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। उससे पहले ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, उनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। द गुलामगिरी इज द वेल नोन बुक, इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम पे लिखी। तो वहां पे महर जाति है फुले, वो जो फूल चुनने का काम करते हैं, माली जाति जिसको बोलते हैं। So they are the depressed class, but scheduled caste. So in the 18th and 19th century, they faced so many discrimination in the social life, economic life, and political life. So in this way, so humiliated, largely humiliated, discriminated. So महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले कि जो आंदोलन था, उसके बाद लेटर ऑन इन महाराष्ट्र द मूवमेंट, इट वाज लेड बाय बी आर अंबेडकर, ए वेल एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने ही दलित शब्द को पॉइंट किया। एंड इन साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो एसएनडीपी मूवमेंट, श्री नारायण धर्म प्रतिपालन सभा आंदोलन, यानी कि जाति के अंदर में जैसे टेंपल एंट्री का राइट नहीं दिया गया, उनको छुआछूत के तहत अपर कास्ट के बस्ती से नहीं जा सकते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था। So उनको so many social religious rights cannot just enter into public platform, ट्यूबवेल पे नहीं जा सकते हैं, पब्लिक दुकान पे नहीं जाने दिया जाता था। They cannot wear the upper garments, even the silken garments cannot wear, shoe cannot wear, umbrella cannot use. So many restrictions imposed against these जो
restriction, a stream of consciousness during the 19th century under the dynamic leadership of Narayan Guru Periyar. Here, the people here just evoke their consciousness. उनमें एक एजुकेशन आया, जागरूकता आया, उनको एक तरह से जागरूक किया और उन लोगों ने आंदोलन किया लार्ज स्केल पे। साउथ इंडिया, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में नारायण गुरु के नेतृत्व में टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुई। उन्होंने बहुत सारे लोगों में इस तरह से इवोक किया कि बहुत सारे वहां पर में जो चीजें थी बदलनी शुरू हो गई। इन द 60s और 70s, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास talks about Sanskritization, संस्कृतीकरण की अवधारणा कि जो 19th सेंचुरी के शुरू में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता, एजुकेशन और ये जो सारे एसएनडीपी मूवमेंट और क्या कहते हैं सेंसिटाइजेशन, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए नारायण गुरु, पेरियार, इन लोगों ने जो वहां प्रयास किया और महाराष्ट्र में, उसका रिजल्ट 1960s और 70s के आसपास देखने को मिला, जब संस्कृतीकरण यानी कि सेंसिटाइजेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, केरल और तमिलनाडु में। एंड व्हाट इज सेंसिटाइजेशन? आर यू गेटिंग मी? आवाज आप तक आ रही है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस, आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या वर्ड बोला? Sensitization. सेंसिटाइजेशन। अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा मैं नहीं यूज कर सकता अभी। सेंसिटाइजेशन, SANSKRITIZATION, इसको हिंदी में बोलते हैं संस्कृतीकरण। ठीक है, लिसन प्लीज, कोई आवाज नहीं करेंगे। संस्कृतीकरण क्या होता है? द सेंसिटाइजेशन रिफर्स टू when a low caste educationally developed, socially developed, politically developed, ritually developed and claim parallel status to their Brahmin counterpart or upper caste counterpart। कोई नीचे जाति के लोग शिक्षा लेता है, आर्थिक रूप से उन्नत कर जाता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाता है और फिर क्लेम करता है कि मैं अब ब्राह्मण से या क्षत्रिय से किस मामले में कम हूं। मैंने ब्राह्मणों की तरह कपड़े पहनते हैं, ब्राह्मणों की तरह घर ले लिया, ब्राह्मणों की तरह पढ़ लिख लिया, ब्राह्मणों की तरह इंजीनियर, डॉक्टर्स बन गया या संस्कार डेवलप कर लिया और वो कहने लगते हैं कि अब मैं ब्राह्मणों से किस मामले में कम हूं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन। इट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ये मोबिलिटी है, एक सामाजिक गतिशीलता है जो पहले से कभी छुआछूत वाले जाति थे, जो नीचे थे, जिनके गंदे ऑक्यूपेशन करते थे, वह छोड़ करके आज मॉडर्नाइजेशन, रिजर्वेशन, बहुत सारे चीजों का, गवर्नमेंट पॉलिसीज का और अपने आप खुद एजुकेशन लेकर के बहुत बेनिफिट हुआ उनको। और वो लोग क्या हुआ कि मूवमेंट छेड़ दिया कि अपने अपर कास्ट के बराबर हो। तो श्रीनिवास ने कहा कि जो चेंज हुआ उनके जीवन में, जो लो कास्ट आज पूरे भारत में देखेंगे, इट इज नॉट ओनली इन केरला और तमिलनाडु और साउदर्न स्टेट। उन्होंने देखा कि पूरे भारत में जितने भी जो अछूत जाति के लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग थे, छुआछूत वाले लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट आजादी के बाद हमने संविधान बनाया, उनको विशेषाधिकार दिया, उनके लिए एम्पावरमेंट पॉलिसी चली। सो आफ्टर दैट एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ उनका। सो ए लार्ज नंबर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट उनके जीवन में आया और उनमें बदलाव आया। तो ये जो बदलाव है, दिस इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, यानी कि अब वो ब्राह्मणों की तरह, अपर कास्ट की तरह रहने लगे, आजादी मिले पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। बट उन्होंने कहा एक बात श्रीनिवास ने कि इट इज ए पोजिशनल चेंज नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज, कि उनके पोजीशन में तो परिवर्तन आ गया, उनके पोजीशन में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन सामाजिक संरचना में उनकी स्टेटस वही रहे। अब सामाजिक संरचना का क्या मतलब कि आप कल्पना इसको ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मर, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मायावती, ये लेदर टेनर कास्ट से है, चमार जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अछूत जाति। बहुत शिक्षित हैं, यानी बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पैसा भी उनके पास बहुत है, पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है, किसी चीज की कमी नहीं है। यानी कि हर एक चीज होते हुए भी जब सामाजिक सरोकार की बात आती है तो समाज
उसको पहचान जाति के आधार पे पहचान देती है कि मायावती इस जाति से है। ये टैग वो अपने ऊपर से नहीं हटा सकता। यानी कि वंस यू गॉड इन द ब्राह्मण फैमिली यू ऑलवेज ए ब्राह्मण, वंस यू गॉड इन क्षत्रिय फैमिली यू आर ऑलवेज ए क्षत्रिय, बाय एजुकेशन बाय पॉलिटिकल पावर यू कैन नॉट चेंज इट। सो श्रीनिवास ने कहा इट इज ए वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, इट इज ए पोजिशनल चेंज नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता। आज भी जब आप मैरिज करते हो, मैं बिहार जैसे स्टेट का एग्जांपल देता हूं। बिहार जैसे स्टेट में कभी भी कोई गरीब से गरीब लड़की का माता पिता यदि कोई शेड्यूल कास्ट का लड़का आईएएस बन गया और वह यदि कोई अपर कास्ट के ब्राह्मण लड़की को, गरीब परिवार की लड़की को ऑफर करेगा कि मेरे से शादी कर लो, तो उसके माता पिता नहीं करेंगे, फ्री में भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण है और वह आईएएस लड़का वही यदि सेम कास्ट में मिलेगा तो करोड़ों दहेज लेंगे और देंगे, शादी करते हैं, क्योंकि जाति अलग। ये माइंडसेट पूरे उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं पूरे भारत में आज भी है कि स्ट्रक्चरली हमने नहीं बदला। हम यू कैन नॉट, हमने अपनी सोच को हम मॉडर्नाइजेशन दिखाएं कि हाँ मॉडर्नाइजेशन हुए, हमने बदलाव आया शिक्षित में, लेकिन आप देखो, मैं एपिसोड आप लोग जरूर देखना आमिर खान का अनटचेबिलिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जेएनयू के जो पढ़ने वाले लड़के हैं, वो महाराष्ट्र की एक दलित लड़की दोस्ती करती है जेएनयू में अपने एक अपर कास्ट के लड़के से, लेकिन उस लड़के को जब मालूम होता है कि ये लड़की दलित कम्युनिटी से है तो दोस्ती तोड़ के अपना अलग हो जाता है। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने दलित काउंटर पार्ट जो प्रोफेसर हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज दिखाया गया है। आमिर खान के सत्यमेव जयते अनटचेबिलिटी एपिसोड यू शुड कवर, और उसमें आप देखो कि उसमें ये सब सारे चीज दिखाई। सो इन दिस कनेक्शन आप इस चीजों को आप इसमें देखेंगे। अब ये चीज है इसमें आप देखेंगे, ये सारे फीचर्स हैं इसमें। अब मैं रजनी कोठारी की बात करूंगा कि रजनी कोठारी has talked about caste and politics in India. Caste and politics in India. And in this section, Politics in India, a book, रजनी कोठारी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया में कास्ट has entered into politics and politics has entered into caste. वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन भी यूपीएससी मेंस में आए हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। You know कि in India most of the regional level political party, भारत में जैसे बीएसपी, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे आरजेडी, साउथ में आप चले जाओ डीएमके, शिवसेना आप ले लो, ऐसे जितने भी रीजनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी हैं वह कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। इंडियन पॉलिटिक्स इज सेंटर्ड अराउंड टू थिंग्स, you understand? Firstly, religion and second caste. Caste and religion, ये दोनों को मिला के इंडिया में पॉलिटिक्स होता है। अब कास्ट के आधार पे वोटिंग होते हैं, कास्ट के आधार पे वोटिंग बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन से अभी भी डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। आप जब भी देखेंगे किसी स्टेट में जब चुनाव होता है, अभी बिहार के चुनाव चल रहे, अब एमवाई समीकरण क्या है? एमवाई समीकरण बोलते हैं, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। वहां पर में 35-40% वोट मुस्लिम यादव की है। अब यादव कैंडिडेट चाहे वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, 9वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, कास्ट के आधार पे लोग, पढ़े लिखे लोग भी अपने जाति के लोगों को वोटिंग करते हैं कि मेरा जाति का उसमें विकास होगा। कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अच्छा कैंडिडेट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी उसी कैंडिडेट को, जो जहां जिस कास्ट की मेजोरिटी होती है उसी कास्ट के कैंडिडेट को वोट टिकट देते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, इसका एजुकेशन लेवल है कि नहीं, बट ओनली फैक्टर इज कंसीडर कि इस कास्ट में इसका वर्चस्व है कि नहीं, डोमिनेंस है कि नहीं, मनी पावर है कि नहीं, मसल्स पावर है कि नहीं, इस कास्ट के वहां कितने पॉपुलेशन है, वोट बैंक कितने हैं, दिस इज इट। So largely the national level and regional level political party misused caste system। कास्ट को एक
द ट्रू बेनिफिट इट नॉट प्रोवाइडेड। कास्ट सिस्टम के आधार पे वोट लेते हैं। आज भी देखो, आज भी जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अनटचेबल कास्ट के लीडर्स हुए, उनके शासक भी हुए, रूल भी किए, बट आज उनकी स्थिति इज डिग्रेडिंग इन कंपैरिजन टू द अपर कास्ट। आज शिक्षा के मामले में, पॉवर्टी के मामले में कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो दलितों की स्थिति आज भी दयनीय है। क्यों? पहले भी था, ऋग्वैदिक टाइम से ही दे हैव बीन द सेग्रीगेटेड, और आज भी एससी एसटी की प्रॉब्लम है, गरीबी की है, शिक्षा की, वाई, जबकि उसके लीडर्स आए और उसके लिए काम नहीं। सो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स। इसको आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ एससी एसटी एक्ट, फॉर एग्जाम्पल एससी एसटी एक्ट 1989, लास्ट ईयर इट वॉज डिबेटेड इन आवर कंट्रीज। कि अब देखो कैसे पॉलिटिक्स होता है। इट इज अ बोनाफाइड एग्जांपल कि हाउ कास्ट इज मिसयूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, एंड यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए सेफ्टी वॉल्व टू रिमेन इन पावर और मेंटेन देयर स्टेटस को। SC ST Act 1989, it was amended by the government। क्यों? दीपक मिश्रा के बेंच सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले में निर्णय दिया कि SC ST एक्ट के तहत मामला तभी दर्ज होगा जब उसके प्रूफ मिलेंगे, जब ये साबित होगा कि इस आदमी ने, जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब पता चलेगा कि हाँ एक अपर कास्ट के लोग ने किसी शेड्यूल कास्ट के ऊपर में अत्याचार किया गया, तब उस पे SC ST एक्ट लागू होगा। इट वाज द दीपक मिश्रा बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगेंस्ट दिस जजमेंट भारत में SC ST आंदोलन पूरा खड़ा हो गया और लगभग 25-30%, 20% इनके वोट बैंक है इंडिया में। पूरा तोड़फोड़ शुरू हुआ। तो मोदी सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको प्लीज करने के लिए ऑर्डिनेंस ला करके उसमें अमेंड कर दिया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट मोदी गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड एंड ऑर्डिनेंस ला करके SC ST एक्ट में ये बना दिया प्रोविजन कि हाँ, कि कोई भी शेड्यूल कास्ट के लोग यदि क्लेम करता है कि मेरे को ह्यूमिलेट किया, मारा पीटा, तो जांच बाद में होगी, पहले उस आदमी को न्यायिक हिरासत और उसको कस्टडी यानी कि जेल पकड़ लिया जाए। दिस लॉ अमेंडमेंट करके SC ST एक्ट में धारा लागू की, एंड आफ्टर दैट जो सवर्ण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग भारत में आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद 3 राज्यों में इनको हरा दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और राज्यों में इनकी सरकार गई। ठीक है नहीं? तो ये समझ गए कि अब सवर्ण नाराज हो गया हमसे। अब सवर्ण नाराज हो गया तो इसको क्या किया? तो टू अपीजमेंट पॉलिसी, इसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इन्होंने 10% रिजर्वेशन का लॉलीपॉप ला करके ब्राह्मण को, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को दिया। भाई 10% रिजर्वेशन आपको हम देंगे, यानी कि बैलेंस करने के लिए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम से नाराज हो गया तो उसको 10% रिजर्वेशन दे दो। वाई? आप जरा सोचो कि ये कास्ट और पॉलिटिक्स है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? यस सर। बिल्कुल, ये कास्ट, हमारे केंद्रीय पॉलिटिक्स कास्ट पे आधारित है। अब दोनों को बैलेंस करना पड़ा, फिर जाकर के फिर इलेक्शन आना था, इसलिए उनको सवर्ण को मनाना था। तो इंडिया में ऐसे ही रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी भी ऑपरेट करती है। आप देखो, जब भी हम BSP का नाम लेते हैं तो कहते हैं दलितों का पार्टी। ऑलवेज जब हम समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमारे माइंड में यादव आ जाता है। जब हम RJD की नाम लेते हैं बिहार में तो RJD, यादव प्लस मुस्लिम आ जाता है। तो एक रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी में इस ढंग की चीजें देखने को मिलता है। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज द वेरी वेरी सीरियस इशूज, और इसको लेकर के ढेर सारी चीजें हैं, काफी चीजें हैं। इस पे प्रोफेसर श्रीनिवास की है, MN श्रीनिवास लिखे हैं, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की इनकी चीजें हैं, कंटेक्स्ट हैं। इन पे क्या कहते हैं, रजनी कोठारी का संदर्भ है, लेटेस्ट जो इसमें चीजें इन लोगों ने जो लाया है। सो एक ये पहलू। अब इसमें जो एक और डायमेंशन है कास्ट एंड इंडियन सोसाइटी में, कि कास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, जो खास करके मेंस में देते हैं, कि डू यू थिंक्स कि आने वाले समय में भारत में कास्ट सिस्टम बदल जाएगा, या डू यू थिंक कि फ्यूचर ऑफ कास्ट क्या है,
कास्ट सिस्टम किधर जा रहा है, ये इंटरव्यू पे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो कास्टिज्म के ऊपर में आप व्यू ये देखो कि हाउएवर एक देखो एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले यूपीएससी में, उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बोला कि ट्रेडिशनली कास्ट सिस्टम कास्टिज्म इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया बट इन अदर सेंस कास्टिज्म इज इंक्रीजिंग। मतलब एक अर्थ में ट्रेडिशनल अर्थ में कास्ट जातिवाद भारत में कम रहा है, लेकिन दूसरे अर्थ में दूसरे कंटेक्स्ट में जातिवाद बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन को समझो, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि कास्टिज्म डिक्लाइन, यस मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कास्टिज्म इन द 21st सेंचुरी with educational development, industrialization, urbanization, modernization, बहुत सारे फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी, कास्ट सिस्टम में बदलाव आया है। कैसे बदलाव आया? तो टुडे आज हम जब भी कहीं भी घर गांव में रहते हैं तो छुआछूत को लेकर के उतने मानदंड को हम फॉलो नहीं करते। हम कहीं खाते हैं उन लोगों के साथ तो पहले जितना डिस्टेंस था आज भी है, नो डाउट। छुआछूत को लेकर के साउथ इंडिया में आज भी हमसे नॉर्थ इंडिया से ज्यादा सेग्रीगेशन है। एक नामबुदरी पद ब्राह्मीण इरवा जाति से अभी भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आज भी जो मंदिर के पृष्ठ होते हैं वह दलित नहीं होते हैं। लेकिन जो पहले जैसे था कि रोड पे चलना, प्राइवेट नलके पे नहीं जाने देना, ट्यूबवेल कुएं पे नहीं जाने देना, उसके हाथ से कुछ पानी भी नहीं लेना, उसका छाया पड़ जाए तो लोग पॉल्यूटेड मान लिया जाता था, ये सब सारे चीज डिक्लाइन किए। दूसरा बात कि एजुकेशन में हमने संविधान ने उनको राइट दिया, इक्वालिटी समानता का अधिकार, उनको रिजर्वेशंस का अधिकार दिया, उनको क्या कहते हैं इक्वालिटी, हमने संविधान में बहुत सारा प्रोविजन सरकार ने बनाया, जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन किया, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1976, और उसके पहले ब्रिटिश पीरियड में बना था, ब्रिटिश पीरियड इट वाज 1935 ऑनवर्ड्स, और भारत सरकार आजादी के बाद बनाया 1976 में सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, यानी मंदिर पे नहीं जाने देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप कहेंगे कि नहीं कोई अनटचेबल जाति के लोग पब्लिक प्लेस से दुकान पे नहीं जा सकता, पहले होता था ऐसा, मैंने देखा है गांव में वैसे एक एरिया में कि कोई अनटचेबल कास्ट के लोग नहीं जा सकते। आज इन सब चीजों में कमी आई है, नो डाउट। और सारे जो ट्रेडिशनल बंधन थे, द फूड रिलेटेड टैबू, डाइनिंग रिलेटेड टैबू, छुआछूत, गांधी जी ने आंदोलन चला, इन सब कारणों से कमी है, बहुत कमी है, बहुत कम है अब भारत में छुआछूत जैसी चीज। लेकिन कास्टिज्म इंक्रीज्ड इन अदर सेंस, किस सेंस में बढ़ा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि कास्टिज्म इंक्रीज। आज जब आप इतने पढ़ लिख करके ऑक्सफोर्ड और आईएएस बनने के बाद एमफिल पीएचडी करके जब आप आते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, जेएनयू के प्रोफेसर, और तब आप कहते हो कि मैं अपने बेटी का शादी और बेटे का शादी अपने ही जाति में करूं क्योंकि जाति को मानते हो। तो यहां पर मैं फिर आकर के जब इंटरकास्ट मैरिज होता है तो एक आप मैट्रिमोनियल उल्टा लो, यू शुड चेक द मैट्रिमोनियल्स। आप देखो कभी किसी न्यूज़पेपर में 90% मैट्रिमोनियल होगा कि ब्राह्मण वर चाहिए, वधू चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए। और फिर वैसे भी लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज लव जिहाद? यदि कोई अपर कास्ट का लड़की कोई नीचे दलित लड़का के साथ स्कूल कॉलेज में दोस्ती करके उसे शादी की बात करता है तो उसके पेरेंट्स मार देते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में। व्हाट इज दिस? सो यू नो कि कास्टिज्म तो है, कास्टिज्म बढ़ा है। अच्छा, दूसरा बात कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब सारे कुछ संविधान में हमने कहा कि भाई जाति मिटाना है। संविधान में जब कहा कि कास्टिज्म को हमको निगेटिव है, कास्टिज्म को नहीं करना है, तो आपने जातिगत जनगणना कराया भारत सरकार। 2011 सेंसस इज द फर्स्ट कास्ट सेंसस इन इंडिया, जिसमें जनगणना करने वाले अधिकारी लोगों से जाति का नाम पूछा। और जाति का नाम पूछना इट इज कास्टिज्म। भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? हेलो? यस सर। जाति Yes, का, sir. यस, जाति का Yes, नाम sir. पूछा, जाति का नाम पूछा, ये कास्टिज्म है। और अभी भी द कास्ट सेंसस डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक नहीं किया, इट वाज नॉट पब्लिकली डिक्लेयर्ड। सो इन दिस कंटेक्स्ट कास्टिज्म, व्हेन द पॉलिटिक्स कम, व्हेन द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस कम, व्हेन आवर द सोशल सरोकार जब हमारा आता है, डायमेंशंस आते हैं, सोशल लिंकेज आता है, देन वी कम टू द कास्ट। सारा लेकर के कहा गया है कि
सारा कुछ पढ़ करके फिर वही बिंदु पर हम आ जाते हैं। हम पढ़ने के लिए, भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, मॉडर्नाइजेशन दिखाने के लिए हम तो कह देते हैं कि काश तो कुछ है ही नहीं ये वो, लेकिन जब हमारी बारी आती है, जब रोल निभाने की बारी आती है, तो बाय एटीट्यूड वी आर नॉट मॉडर्न। वी आर मॉडर्न हम बात करने में, हम दिखाने में, हम कहने में तो मॉडर्न है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब बात आती है तो क्या अपर कास्ट ब्राह्मण का लड़की, क्या दलित लड़के से शादी बहुत रेयर होता है आज भी भारत में। अरेंज मैरिज तो कोई ऐसे चला गया, दोस्ती कर लिया, अलग बात है, लेकिन आज भी रेयर होगा कि अरेंज मैरिज तरीके से होगा। तो दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम बदला नहीं, और फ्यूचर आने वाले टाइम में भी हमारे जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, कमिंग टू कमिंग जनरेशन, कहीं ना कहीं वो कास्टिज्म संस्कार जो हमारे को डाला गया, हम अपने बच्चों पे डालते हैं। हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं भाई 8वीं 9वीं तक आते आते उनको मालूम हो जाता है कि हम किस जाति के हैं, पेरेंट्स को के द्वारा से फैमिली में मालूम हो जाता है, और फिर वो सारे संस्कार रिचुअल्स उनको हम कैरी करके वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज कंटिन्यूइंग। हाउएवर देयर इज अ चेंज, बदलाव आया है, और ये बिल्कुल कि भारत एक जाति विहीन हो जाएगा। बोलो ऋग्वैदिक समय में वर्ण व्यवस्था था, यू अंडरस्टैंड, सो दैट कंटिन्यूड इवन टुडे। ठीक है, उसमें परिवर्तन आया, चेंज आया, बहुत सारे चीज, बट आज भी हमें देखने को मिलते हैं। सो इन दिस वे चेंज और फैक्टर्स ऑफ चेंज क्या क्या है वो भी यू शुड लिसन, कि इसमें मॉडर्नाइजेशन, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें अर्बनाइजेशन, कुछ पॉइंट यू शुड राइट, आप पॉइंट यदि लिखें तो बेटर रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन का फैक्टर है, पॉलिटिकल चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है, संविधान ने कानून बनाया कि भाई अब छुआछूत नहीं करोगे, छुआछूत को मिटाया। गांधी का जो योगदान है, गांधीयन जो मूवमेंट है, जैसे महर मूवमेंट है, हरिजन मूवमेंट गांधी का है, गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया 1932 में, हरिजन सेवक संघ। सारे जितने भी जो 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट हुए हैं, चाहे एसएनडीपी मूवमेंट हो, महार मूवमेंट हो, हरिजन मूवमेंट हो, ultimately all contributed a lot to bring a change in the traditional feature of the caste system. Vivekanand, Raja Ram Mohan Roy, after that Dayanand Saraswati also contributed a lot in creating awareness among the common people against the untouchability. So the socio-religious reform movement in the 19th century जो था, उसके मेजर रोल होते हैं इन चीजों को समझने, इन चीजों को बदलने में। सो कास्ट एंड वर्णा आज एक किस फेज से गुजरा, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो आपको प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अनटचेबिलिटी एक्ट 17 कई बार स्टेट पीसीएस में पूछे गए, 17 आर्टिकल के तहत बैन किया गया है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1935 और 1976 कई बार पीटी में आया है। हरिजन किसने कहा, दलित सब किसने रखा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से आप निकालेंगे। एसएनडीपी मूवमेंट कब चलाया, महार मूवमेंट कब चला, ये पीटी में कई बार क्वेश्चन आए हैं। स्टेट पे आपके जो मध्य प्रदेश पीसीएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, या फिर जो यूपीएससी में कई बार स्टेट पीसीएस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट सब कहाँ यूज आया, ये सब क्वेश्चन है कि नहीं। संस्कृताइजेशन मूवमेंट भारत में कहाँ चला, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है, कि नहीं। ऐसी ऐसी चीजों को आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखो, और जितना भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बोला हो, इसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें हम मेंस के चीजों को हम रखेंगे, कि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें जितना भी अभी तक हमने। अब आप लोगों को मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, एक इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें कि आप लोग को कोई डाउट्स हो, कोई चीजें हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप बताएंगे, और मेरा लेक्चर आपको कैसे लग रहा है ये भी बताएंगे, ताकि मेरे को ऐसा नहीं लगे कि मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ और आप लोग एक म्यूट लिसनर की तरह सुन रहे हो। मैं आई वांट्स इंटरेक्टिव क्लासेस, ओके, आई वांट्स कि आप लोग पार्टिसिपेशन आप लोगों का हो, एंड आप लोग क्वेश्चन पूछें, एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। ठीक है, तो 2-3 मिनट का मैं टाइम देता हूं, एक इंटरेक्टिव सेशन। एनीबॉडी हैव द डाउट, या आप लोग कुछ बताओ कि कैसे आप लोग का ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, बताइए सर। संस्कृतिसाइजेशन वाला एक बार थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दीजिए। अच्छा हिमांशु, संस्कृताइजेशन ऐसा है कि संस्कृतिकरण का अवधारणा प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास ने दिया। ठीक है, प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने बताया
कि जब एक निची जाति के लोग जो कभी गंदे काम करते थे, गरीब रहते थे, मलिन बस्ती में रहते थे, उनसे समाज नफरत करता था, वह जब अपने आप को आर्थिक रूप से उन्नत कर लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अपने आप को पॉलिटिकल रूप से अवेयर कर लेता है, रिचुअल रूप से अपने आप को डेवलप कर लिया और अपने कर्म को बदल लिया, और फिर ब्राह्मण जैसे या अपर कास्ट जैसे घर में रहने लगा, कपड़े पहनने लगे, नौकरी करने लगा, इंजीनियर डॉक्टर बनने लगे, और अब कहता है कि मैं ब्राह्मण से किस मामले में कम हूं या क्षत्रिय वैश्य से किस मामले में कम हूं। ठीक है, तो इस अवधारणा को बोलते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का मतलब एक सामूहिक लेवल पे एक नीचे जाति के, एक व्यक्ति के लेवल पे भी होता है, सामूहिक लेवल पे भी होता है। जब एक जाति विशेष के लोग, पहले उनकी स्थिति दयनीय थी, अब उसमें अच्छा एजुकेशन ले लिया, अच्छा पढ़ लिख लिया, पॉलिटिकल पावर ले लिया, तो हम बोलते हैं उस जाति का संस्कृतिकरण हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया। समझ में आया? यस सर, यस। हिमांशु, अच्छा एक और अवधारणा जो कि मैं भूल गया, मैं बता देता हूं, डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति क्या होता है? इसी में ये श्रीनिवास की अवधारणा है। प्रभु जाति का मतलब हुआ 3-4 चीजें होनी चाहिए। किसी भी लोकल लेवल पे वह जाति डोमिनेंट होगा। पहला, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उसकी जनसंख्या ज्यादा हो। दूसरा, कि उस जाति में आर्थिक रूप से वह पैसे वाला जाति हो, यानी कि वो धनाढ्य हो। और तीसरा, पॉलिटिकल पावर, यानी कि उस जाति के एमएलए एमपी हो, यानी पॉलिटिकल पावर उस जाति के पास, या किसी जाति के पास यदि ये 3 चीजें होंगी किसी क्षेत्र में या भारत के किसी भाग में, तो उसको हम बोलते हैं प्रभु जाति। जैसे हरियाणा में जाट और गुज्जर, ये प्रभु जाति है। गुजरात में रेड, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं गुजरात में, ये जो है पाटीदार जो है वहां गुजरात में, वह प्रभु जाति है। प्रभु जाति हिंदी में प्रभु जाति बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में रेड्डी जो है प्रभु जाति है। आप चले जाओ उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में, कहीं यादव प्रभु जाति है, तो कहीं क्षत्रिय प्रभु जाति है, ये नहीं, कहीं मुस्लिम प्रभु जाति है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि जैसे कुछ एरिया में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनटचेबल कास्ट भी डोमिनेंट है। जैसे मान लो कि 2-3 जिला में यदि कोई अनटचेबल शूद्र जाति की जनसंख्या अच्छी है, वो अच्छे डेवलप्ड कास्ट के लोग हैं, उसमें इकोनॉमी अच्छी है, तो वह प्रभु होगा उस एरिया में। हम जैसे आप कहते होगे, कभी सुना होगा आप लोगों ने, ये ठाकुरों का गांव। ये ठाकुरों का गांव क्या है? ये ठाकुरों का, ये इटावा या कोई सेफई का जब हम यूपी में नाम लेते हैं तो आ जाता है यादव डोमिनेटेड। फिर वेस्टर्न यूपी का जब नाम लेते हैं तो वहां मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो कोई ये जरूरी नहीं कि डोमिनेंट कास्ट हमेशा से अपर कास्ट ही होगा। कोई भी कास्ट के पास ये 3 पैरामीटर्स होगा, उसको डोमिनेंट माना जाएगा। यानी कि उस इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, पॉलिटिकल पावर हो, और उसके पास क्या कहते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो, यानी कि जनसंख्या उनकी अच्छी। ठीक है, एनीबॉडी? अब कोई आप लोग पूछो तो बताओ। एनीबॉडी, किसी को डाउट है? Can you relate? हेलो Sir, can you relate these questions with previous year questions? yes previous year question. Firstly you write, यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख लो, कास्ट सिस्टम से जो क्वेश्चन आया How we need to write this? है, कास्टिज्म पे हम राइटिंग कैसे करेंगे, मतलब लिखेंगे आप ठीक है कैसे उस पे? सर आप, आपने यस हाँ बोलिए। बेनिफिट्स बता। अंडरस्टैंड, मैं 1 क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो आया था आई विल डिस्कस, और उसके फ्रेमिंग बताता हूं किससे आंसर कैसे करें। ठीक है, हेलो हेलो जी सर बताइए। मानसू, आप क्वेश्चन पूछे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? नो सर। किसने पूछा? आप नाम बोलिए। मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा सर। मोहित शर्मा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना चाहते हैं? आप सर यू कैन, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जैसे आपने कास्टिज्म पे बोला है, हाँ, उस पे हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे कुछ रिलेट करके हाउ वी नीड टू राइट दैट क्वेश्चन, उस पे आप बता सकते हैं? यस मैं बता रहा हूँ। आप जैसे क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एंड उसको मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर द क्वेश्चन आया था 2017 में, 18 में आया था कि द क्वेश्चन क्या था कि कास्ट सिस्टम
casteism in traditional sense is declining, but in modern sense or other context it is casteism is increasing. ये क्वेश्चन था जो मैं थोड़ा सा डिस्कस भी किया हूं। क्वेश्चन था कि कास्टिज्म एक अर्थ में कम रहा है बट दूसरे अर्थ में बढ़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब फिर आया था डिस्कस, इसको डिस्कस कीजिए कि कास्टिज्म एक अर्थ में तो कास्टिज्म कम रहा है, लेकिन किस अर्थ में कास्टिज्म बढ़ रहा है। अब इसे हमें 150 वर्ड्स में लिखने हैं यूपीएससी में। तो यू शुड फ्रेम, पहले आंसर लिखने से पहले हम फ्रेम करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं आंसर को। इसमें 4 स्टेप्स में आप आंसर करोगे, 4 स्टेप्स यू शुड फॉलो। पहला पैराग्राफ होगा कि कास्टिज्म है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिज्म। सो कास्टिज्म यू शुड इलैबोरेट कि कास्टिज्म जो होता है कि व्हेनेवर रिजिडिटी ऑफ द कास्टिज्म इज एन आइडियोलॉजी, so whatever the ideology related to a particular caste, it is called casteism. जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, ये जो विचारधारा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, भले ही उसके अंदर में वो स्किल या वो गुण है कि नहीं है, बट उसको हम डॉक्टर मानेंगे। इस तरह की एक रिजिड सिस्टम है कास्ट, दैट इज कॉल्ड कास्टिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इस पैराग्राफ को, पहला पैराग्राफ में हम कास्टिज्म को दिखाएंगे, फिर we can change our paragraph and second paragraph design, and in this paragraph हम दिखाएंगे कि ट्रेडिशनल फीचर कास्टिज्म का हो कैसे कैसे डिक्लाइन किया, जैसे छुआछूत आज नहीं है, फूड रिलेटेड डाइनिंग टैबूज इज नॉट नाउ। सो मेनी वेज यू शुड शो कि ट्रेडिशनल जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम हैव चेंज्ड इन द context of modernization, urbanization, globalization, educational development in the modern times. There are so many factors affected, like the movement, Mahar movement or other socio-religious reform movement in India largely contributed to change in the traditional notion of the untouchability, constitutional features like untouchability, constitutional, law you should mention. So this paragraph should be full of the declining features and factors क्या है. Then third paragraph I will design कि casteism is increasing. So here I will give reference to कि caste and politics. Like we'll quote Rajni Kothari, we'll quote Professor M.N. Srinivas कि casteism as regional level political party कैसे use करते हैं, national level political party। ये मेरा third paragraph होगा। फिर हम उसमें दिखाएंगे सोशल डायमेंशंस में दिखाएंगे कि आज भी हम वेल क्वालिफाइड एजुकेशन के बाद भी शादी करने की जब बात होती है, व्हेनेवर आवर मैरिज एंड सोशल कल्चरल थिंग्स केम, वी कम टू आवर कास्ट और कास्टिज्म। तो आज भी हम इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में कम हो रहे हैं। सो फिर हम देखेंगे इस सेंस में क्या होगा कि कास्ट जो है सो एक कास्टिज्म बढ़ा। हम लव जिहाद को, वी कैन कोट लव जिहाद, हाल ही में लव जिहाद को हम कोट करेंगे कि लव जिहाद के नाम पे जो होते हैं भारत में इंटरकास्ट मैरिज के में को मार दिए जाते हैं, घर वाले उनके रिलेटिव्स मार देते हैं बच्चे को। तो you can apply the topics also कि आज लव जिहाद के नाम पे जो हो रहे, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि कास्ट बदला, फिर इस सेंस में दिखाएंगे कास्टिज्म बढ़ रहा। फिर लव जिहाद के वाला लव जिहाद एंड आफ्टर दैट जो हमारे यहाँ गोरक्षक और ये सब जो करते हैं धर्म के नाम पर। सो मेनी वे यू कैन इंटरकनेक्ट दलित पॉलिटिक्स, दलित लड़कियों को, एट्रोसिटीज ऑन द दलित हम देखेंगे कि अपर कास्ट दलित कास्ट को भी जो पोलराइजेशंस करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, दलितों के साथ जो रेप होते हैं, क्यों क्या दलित लड़की के साथ ही जो रेप हुए। सो यू शुड थर्ड पैराग्राफ आपका वो होगा। एंड फोर्थ पैराग्राफ एक नटसेल में समरी होगा ओवरऑल, जिसमें कि फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे। हम ये भी कहेंगे, विल जस्ट राइट दैट यस कास्ट सिस्टम इन द ट्रेडिशनल सेंस डिक्लाइन and these are the factors, but still casteism is increasing in this sense। मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ हम बदलाव को भी दिखाएंगे, हम पॉजिटिव भी इसमें दिखाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो एक साउंड इंडियन सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एंड इन दिस सिंस कास्ट इज द वेरी वेरी डीपली रूटेड ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सो इट इज चेंजिंग पॉजिटिवली, बट इट विल टेक्स टाइम। एंड बहुत सारे रेशनल चीजें इसमें आने लगे हैं विद द फैक्टर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। बड़ी सीमेंटिंग करके व्यू लिखना होता है। जब कंक्लूजन जब आप लिखोगे लास्ट पैराग्राफ, उसमें ऐसे लिखना पड़ता है। मोहित शर्मा, यस, हेलो मोहित शर्मा। जी सर। योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर?
इकोनॉमिकली इसमें कैसे चेंजेस होंगे? इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस को भी दिखाएंगे कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि कास्ट में आज इकोनॉमिक चेंजेस कैसे नहीं आया, दलित की पोजीशन को बदली, वो भी बदलाव है। पॉलिटिकल पावर, पहले उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, आज उसके एमएलए एमपी होते हैं, अब वो भी आया। इसमें इसके सोशल फैक्टर, आज समाज में उसको जो पहले छुआछूत होते थे, यानी तीन एंगल से करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आज उसमें चेंज कैसे नहीं, आज दलित की स्थिति वैसे ही नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। आज वो अच्छे घर में रह रहे हैं। आप जाके देखो मीना ट्राइब राजस्थान का, हर एक घर में बड़े बड़े कोठी में रहते हैं, गाड़ियां हैं सबके पास। मीना ट्राइब, वो ट्राइब एक जंगली था इसमें। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, आज इकोनॉमिक इंपावरमेंट हुआ, बट स्टिल द जो क्रीमी लेयर वाली बेनिफिट ले लिए, जो पिछले डाउन ट्रॉडन जो सेक्शन है, आज भी पॉवर्टी रेट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, अभी भी बहुत सारे चीज करने हैं उसमें, ऐसे लिखने होंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल गया, अच्छा हो गया और बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बड़ी बैलेंस रखना होता है व्यू में। यस, बोलो। अब आपको, हेलो मोहित शर्मा जी सर। आपको यदि कुछ भी और डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, ठीक है? जी सर। चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। अब हम कम टू द पॉइंट। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन डिजाइन, ठीक है? सर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड। यस। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस देखो, दो तीन चीज में अंतर है। रेस का संबंध हमारे फिजिकल कलर से, यानी कि दुनिया में 5-6 तरह के रेस होते हैं। जैसे निग्रो जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं, बिल्कुल वो जट्टे जैसे बाल होते हैं, घुंघराले, नोज चपटे होते हैं। दुनिया में रेशियलिज्म के 2 बेसिस है। एक तो अमेरिका में लंबे समय तक ब्लैक और व्हाइट जो रेस है, जिनके गोरे कलर हैं, उजले कलर हैं, वह ब्लैक को हीन समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं। गांधी जी ने इसके लिए रेशियलिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चलाए। सो रेशियलिज्म का संबंध बॉडी फिजिकल फीचर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन से है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? रेशियलिज्म रिफर्स टू सर, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में ही है ना, ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में? हाँ, यूएसए में है, अफ्रीका में भी था, और दुनिया के अलग अलग पार्ट में भी है, यूके में भी है, फ्रांस में भी है। तो रेशियल के यूके में सबसे ज्यादा था, मैं बता रहा हूं कि यूके में सबसे ज्यादा था, ठीक है? और दूसरा कि भारत में जो देखो, कहीं ना कहीं से जो रेशियल ओरिजिन थ्योरी है, कास्ट का भी संबंध, जो आर्यन था, क्या था, सुपीरियर रेस मानते थे अपने आप को। और आर्यन कल्चर जब इंडिया में आया, तो आर्यन जो हो गए, तो ब्राह्मण अपने आप को, जो इंडियन ब्राह्मीण है, सो कॉल्ड जो सुपीरियर कास्ट है, वो कहते हैं हम आर्यन है। और दशा यानी कि जो लोकल ट्राइबल ऐसे लोग हो गए, वो हो गए। तो एक थ्योरी ये भी है कि वहां भी कहीं ना कहीं से रेस है। आप देखेंगे कि जो लो कास्ट के लोग हैं, उनके कलर, पिगमेंट्स, फिजिकल फीचर्स लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं एक रेस भी कनेक्ट है। बट यहाँ पर मैं रेस नहीं, हमारा कास्टिज्म का मतलब है कि इफ यू आर ए पर्टिकुलर कास्ट, you should inculcate certain virtue, certain ritual, और आप उसको करने के लिए बात है। जैसे देखेंगे आज भी जितने भी नाला साफ करने वाले, गटर साफ करने वाले, रेल के जो ट्रैक साफ करने वाले हैं, भंगी जाति के होते हैं। आज भी सेना में नाई का बहाली निकलता है तो 90% नाई जाति के लोग का रिक्रूटमेंट होता है। अरे ऊपर वाकी चेक की गिरेगी, देखो। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि इन चीजों को आप देखना है कि कहीं ना ये जो इज्म है, कास्टिज्म, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिंपली यू नो कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कि अभी भी जो हम कहेंगे कि जो SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन, आज भी उनको सोशल जस्टिस की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सोशली इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन। मेनस्ट्रीम जाति के लोग पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज अपने पास रखते हैं, कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकली उनको नीचे रखा। जो पहले गरीब थे आज भी गरीब, जो पहले सोशल स्टेटस नहीं था आज भी उनकी है वही हाल। आज भी यदि भारत में गरीबी आता है तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट आता है। क्यों? आज से
500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले भी वो गरीब, तो सोसाइटी ने उसको एक विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में रख दिया, लाइक दैट। यस, एनीबॉडी? हेलो Sir, like in that question we discussed कि casteism एक सेंस में कम हो रहा है लेकिन अदर सेंस में बढ़ रहा है। यस सर, तो जो अदर सेंस था उसमें मेनली हम लोग रीजनल पार्टीज की बात करते हैं। जिस सेंस में घट रहा, बढ़ रहा है, जिस सेंस में बढ़ रहा है, दो तीन चीज, एक तो नहीं, एक तो हम पॉलिटिकल देखेंगे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी दोनों मिसयूज कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, कास्टिज्म को, कास्ट के नाम पर दो जाति को लड़ा के अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को रियलाइज करते हैं, पहला। दूसरा कि सोशल डायमेंशन इसमें कास्टिज्म, जब भी हम सारा चीज स्वीकार करते हुए भी जब भी हम पर्सनल रोल की बात आता है, शादी की बात आता है, मैरिज की बात आता है, तो हम अपने जाति पे आ जाते हैं कि हम आज भी इंटरकास्ट मैरिज या सेकुलरिज्म, सेकुलर ढंग से कि हर एक व्यक्ति एक में इंडिविजुअलिज्म कम है, वह अपने पहचान एक बनाने लगते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस कैटेगरीज के हैं। तो ये चीज नहीं गई इंडिया से, ये सेंस और बढ़ा। अब कैसे, तो अब आमिर खान का सपने देते, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या जेएनयू के पढ़े लिखे यदि जो नौजवान है वो यदि देखता है कि नहीं एक लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूँ दलित है, तो फिर उसे दोस्ती नहीं करता, या दलित प्रोफेसर के साथ एट्रोसिटीज होता है, तो फिर क्या कहेंगे आप कि कहीं ना कहीं से इंटरकास्ट मैरिज या छुआछूत या दलित ये कास्टिज्म हमारे माइंड में और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है, खास करके, ठीक है नहीं? तो ये चीज जो है तो कभी कमा नहीं है, ये चीज नहीं कमी है, ये चीज बढ़ रहा है कि आज हम शादी करने के लिए जाते हैं या वोट बैंक गिराने की वोटिंग की बात होती है, तो वोटिंग में देखो कास्ट बेस्ड पूरे वोटिंग में बिहार में MY समीकरण क्या है? MY समीकरण मायावती ने स्लोगन दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये क्या है? बिल्कुल कास्टिस्ट है, जाति को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण। अभी मैं नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल वही सारी चीज को देखो कि ये मिसयूज है कास्ट, हाउ डिड कास्ट मिसयूज्ड, ठीक है नहीं? अब सेंसस में एग्जैक्टली वही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे दिया हुआ है वी डोंट सपोर्ट कास्टिज्म। हाँ सर, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है? लाइक रीजनल पार्टीज में प्रॉपर्ली कास्टिज्म को यूज करने पे बैन कर दे, अदरवाइज उनको हटा दिया जाए इस टाइप का। नहीं, देखो कि ऐसा है कि आचार संहिता तो लागू करता है, आचार संहिता की आप जातिगत नहीं बोल, लेकिन कहीं ना कहीं से आप आचार संहिता लागू कर दो, मान लो हम जानते हैं कि कोई वोटर जानता है कि भाई ये यादव है कैंडिडेट खड़ा, हम उसी को वोट देंगे, ठीक है? आप बोलेगा तब ना उसको ऊपर करवाया, हम अपने जाति के लोगों को चाहे वो कैसे भी उसको वोट देंगे। अब इसमें संविधान या कानून कुछ नहीं कर सकता ना। अब जानता है भारत में वोटिंग जो है, यादव को वोटिंग करेगा, मुस्लिम को वोटिंग करेगा। अब कहेगा ब्राह्मण के आधार पे, ब्राह्मण कैंडिडेट है तो ब्राह्मण एरिया में ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करो, वैसे है तो उसको खड़ा करो, शेड्यूल कास्ट, मतलब ये चीजें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है और हर एक चीज में होता है। और ये तो अधिकार है, इसको तो अब कानून बना के नहीं ला सकता। डेमोक्रेसी में ये तो राइट है कि भाई अब इसको नहीं रोक सकते ना, इसको नहीं किया जा सकता ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए अपने फेवर में ही सब कानून बनाए हुए हैं। सर, तो और क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको कम करने के लिए? इसको कम करने के लिए देखिए, एक तो पॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल भी पड़ता है, लीगल सिस्टम हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं जो कास्टिज्म को हटाने के लिए, इलेक्शन का आचार संहिता। मेन है कि सोशल लेवल पे अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोशल चेंज, वैल्यू चेंज एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है? सामाजिक बदलाव की जरूरत है ज्यादा। मतलब हमने कानून तो बहुत बना दिया, आज बहुत सारे कानून हैं जो कि बैन करते हैं, लेकिन कानून का प्रभाव जब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैल्यू चेंज नहीं आएंगे, तब तक नहीं बदलाव आ सकता। तो सोशल लेवल पे बहुत सारे चीज करने को है, समाज में अवेयरनेस हो, कॉन्शियसनेस हो, समाज में क्या कहते हैं, समाज के लोग वैल्यू में, जो ट्रेडिशनल वैल्यू उसमें बदलाव लाए, तो देन दिस इज पॉसिबल। इट्स ओके, ओके, ठीक है। एनीबॉडी? चलिए हम आगे वाले टॉपिक्स पे बढ़ें। आवाज आप लोगों तक साउंड क्लैरिटी आ रही है, सब कुछ पिक्चर क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम देखो, ये तो कास्ट सिस्टम्स में और भी कोरिलेटेड चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप इसके लिए एनसीईआरटी में इतने डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको प्रोवाइड किया हूं। आप एक बार ब्रीफली एनसीईआरटी पढ़ना, फिर लेवल जो बुक में बताया हूं एक बार पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, क्या इससे क्या टीएमएस वाले बुक से पढ़ना। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है, आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम, द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, द पॉइंट इज आश्रम सिस्टम।
आश्रम सिस्टम क्या है कि इंटायर जो इंडियन फिलॉसफी मानता है कि मनुष्य, हमारे यहाँ द्वापर त्रेता सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ऐसे है, और फिर कलयुग के बाद शुरू हो जाता है क्या कहते हैं सतयुग। हमारे इंडियन फिलॉसफी में इट इज ए साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। साइक्लिकल कॉन्सेप्ट में जो समय चला गया वो आएगा, बट इन वेस्टर्न फिलॉसफी इट इज द लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो आश्रम सिस्टम कहा गया कि सतयुग में इच्छा मृत्यु होती थी, लोग मरता ही नहीं था, कोई इमोरल काम नहीं होता था। फिर द्वापर युग आया तो उसमें क्या हुआ कि आदमी 1,10,000 बरस तक, इतना बरस तक जीता था लेकिन मरता था। फिर त्रेता युग में कहते हैं 10,000 बरस तक, और कलयुग में आते आते 100 बरस आदमी जीने लगा। मतलब जैसे जैसे आदमी इमोरल काम करने लगे वो डिग्रेड करते चला गया, डिटेरियोरेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। और आज हम 100 बरस एवरेज मेरा लाइफ को मानते हैं। तो इसको मान के हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था बनाया गया है कि आज इसको जो आश्रम व्यवस्था यानी कि 4 आश्रम इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक चलती है। 0 to 25 years ऑफ द एज इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम। इस एज में क्या होता है, इन दिस आश्रम वी डेवलप आवर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, वी डेवलप आवर फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल। इट इज जस्ट लाइक द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए बिल्डिंग। आपके पूरे जीवन का एक नींव होता है। इकोनॉमिकली आगे चल के आपकी शादी होगी, परिवार होंगे और कर्म निभाने होंगे, उसका एक नींव होता है। सो इन दिस आश्रम हम क्या कहते हैं, हम लर्निंग फेज होता है एंड इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हम 25 वर्ष तक अपने आप को मेंटली और फिजिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, करियर बनाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, वैल्यू सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। फिर दूसरा द सेकेंड आश्रम इज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम। 25 years से लेकर के 50 years ड्यूरिंग दिस फेज पहला जो काम होता है शादी विवाह। आप मैरिज करते हैं। मैरिज इन इंडियन फिलॉसफी, इंडियन सोसाइटी इज ए सेक्रेमेंट। हिंदू मैरिज एक संस्कार होता है कि आप यदि अनमैरिड हो तो ये मान के चलो कि आपका कोई स्टेटस नहीं है, धार्मिक रूप से भी आपका कोई पहचान नहीं है और आप ये गलत काम माना जाता है। मतलब मैरिज करके ही आप एक कंप्लीट मैन बन सकते हो। सो मैरिज इज ए संस्कार और मैरिज एक पवित्र धार्मिक बंधन है। आप मैरिज करते हैं एंड नॉट ओनली मैरिज, प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चे को जन्म देना भी आपका मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप शादी करते हो, बच्चे को जन्म देना और साथ साथ घर परिवार चलाने के लिए इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम करते हो, यानी आर्थिक रूप से आप जो उपार्जन करते हो, फैमिली को सपोर्ट करते हो, सोसाइटी को सपोर्ट करते हो। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द गृहस्थ आश्रम। सो गृहस्थ आश्रम में एक्टिव पॉपुलेशन होते हैं एंड यू आर ए कंस्ट्रक्टिव पर्सन, यू आर ए क्रिएटिव बीइंग, यू कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली, you contributes to society economically। फिर आफ्टर दैट जो थर्ड आश्रम आया है, दिस इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, वान का मतलब वन से, फॉरेस्ट। सो आफ्टर 50 to 75 दिस इज द पीरियड। 50 से लेके 75 वर्ष की जो अवस्था है उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। It is the retirement from the active social and family life. The person become detached from economic activities, वह परिवार और समाज से अलग हो जाते हैं। And in ancient times क्या होता था, तो most of the time वह वनों में भटकता रहता था। वनों में एकांत की खोज, शांति की खोज और प्रकृति से लगाव और जो चीजें जो उसको जिस चीज को नहीं खोज पाया है जीवन की रहस्य को, उसको टटोलना। सो दिस इज द ड्यूटीज एंड एक्शन इन द वानप्रस्थ आश्रम। आज भी हमारे यहाँ 60 वर्ष में भारत सरकार रिटायरमेंट दे देता है, थोड़ा सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ा है तो थोड़ा सा 60 वर्ष में आज भी रिटायरमेंट कर देता है।
और then fourth ashrama is called sannyas ashrama. Sannyas ashrama, it means कि you completely detach from your family and society और आप मोक्ष के लिए काम करती हो, सल्वेशन के लिए काम करती हो। मोक्ष यानी कि सल्वेशन यानी कि आप ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगाते हो। अब आपको संपत्ति से, रुपए से, बेटे से, परिवार से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखता, कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाते हो। यू एसोसिएट योर सोल टू द गॉड और फिर कहते हो कि मेरे को मोक्ष रिफर्स टू लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड लिबरेशन। यानी कि इन अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी हम 84 लाख बार जन्म लेते हैं और मरते हैं और उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली लिबरेशन मिल जाता है। जब इसके लिए हम प्रयास करते हैं अपने एक्शन से तो पहले भी कई बार मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य जन्म अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर इंडियन फिलॉसफी द फोर्थ स्टेज ऑफ द लाइफ जिसको हम संन्यास बोलते हैं, अल्टीमेटली वी रिलेट आवर सोल टू द सुपर सोल और गॉड। सो दीज आर द 4 stages of the life, and in these different stages our psychological frame of mind, our economic duties, our social responsibilities are different. So as we grow from the early childhood in the different 4 stages of the life, our duties, our responsibilities vary. एक छोटे बच्चे को यदि हम 10 वर्ष के बच्चे को यदि हम 40 वर्ष वाले 30 वर्ष वाले टास्क दे दे तो नहीं कर पाएंगे। इट इज ए साइंटिफिकली डिजाइन। आज वेस्टर्न अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन जो साइकोलॉजी है, अमेरिका का जो मोस्ट ऑफ द जो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट है, पियाजेट जैसे, एरिक्सन जैसे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया, वो सारे इसको बड़ी वैज्ञानिक मानते हैं। इंडिया का जो आश्रम, हमारे फिलॉसफी में जो आश्रम व्यवस्था है वह आदमी के मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बनाया गया। उनकी आप देखो, हमारा जो मनोविज्ञान आज कहता है कि आप देखे होंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ में आज भी जब मां गर्भवती होती है तो मां की सोच बच्चे की सोच को प्रभावित करता है। तो ये हमारे कई स्टोरी में, जातक कथा में, हमारे धर्म ग्रंथ में हमारे दिखाए गए हैं। ठीक है नहीं? अभिमन्यु का एपिसोड है कि वह चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था, लेकिन उससे कैसे बाहर निकले उसमें उसकी मम्मी को नींद आ गया था जब वो घर में थी, तो उसको पता नहीं चला और फिर क्या कहते हैं वो नहीं सीख पाया। आप देखो कि कितना कोरिलेशन है कि जब छोटा बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसको वातावरण, माँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित करना शुरू कर देता है। और अकॉर्डिंगली जब हम जन्म लेते हैं तो अलग अलग जीवन के स्टेज में अलग अलग चीजें होती हैं। तो दिस 4 स्टेजेस आश्रम व्यवस्था इन इंडियन सोसाइटी हैज ग्रेट रेलेवेंस। इट इज साइकोलॉजिकली एंड रेशनली एंड लॉजिकली डिजाइन्ड। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी साइलेंट फीचर में इंडियन सोसाइटीज में जो लाइफ साइकिल है ये आश्रम बेस्ड है। अब 4th पॉइंट में डिस्कस करूंगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये टॉपिक्स अलग से आएगा, ये सब टॉपिक्स है यहाँ फीचर्स में, या इसलिए यहाँ ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। जब हम चैप्टर्स पे आएंगे तो इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। सिंपली यू नो diversity is beauty of India. Diversity is not our weakness. Diversity, we have the cultural diversity, we have the religious diversities, we have the social diversities, we have the economic diversities, we have geographical and political diversities. इंडिया जितना डाइवर्स कंट्रीज है वो दुनिया का कोई देश नहीं। हजारों जातियां हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत में कम से कम 2000 से ज्यादा डायलेक्ट्स, लैंग्वेज बोले जाते हैं। इंडिया के कल्चर यानी कि आवर फेस्टिवल, खान पान के तरीके, हमारे कपड़े पहनने के तरीके अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग। सो यू नो ये बहुत बड़ा है। आप पंजाब में चले जाओ, वहां का डांस फॉर्म अलग है,
तमिलनाडु का कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं भांगड़ा है, तो कहीं कुछ है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस है, अलग अलग स्टेट्स के अपने ड्रेस कोड है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो सामाजिक चीजें हैं उसमें बहुत सारे अंतर हैं। आप उत्तर पूर्व भारत का ले लो, जो मणिपुर, मिजोरम, उनकी कल्चर, उनकी सामाजिक सरोकार दक्षिण हमारे बाकी भारत से अलग है। अब खान पान, हॉस्पिटैलिटी देख लो, हमारे यहाँ कहते हैं कोस कोस पे बानी बदले 7 कोस पे पानी, यानी कि भाषा इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। थोड़ा आप 50-100 किलोमीटर चलो, भाषा बदल जाते हैं, खान पान बदल जाते हैं। कहीं इडली डोसा खाया जाता है, कहीं क्या कहते हैं बड़ा पाव खाया जाता है, कहीं दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, कहीं अलग अलग राज्यों के डिशेस भी अलग अलग। सो यू नो कि डाइवर्सिटी इज आवर फीचर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन सारे विविधताओं में कोई भी देश ऐसा नहीं है, इतनी सारी डाइवर्सिटी लिए हुए भी we are united. And what are the spirit of unity? It is called Indianness. Indianness, भारतीयता। Indianness, भारतीयता क्या है कि इस सारे चीजों में जब हम एक कॉमन चीजों को देखते हैं कि वी आर वन, कि हम जब आर्यन से ट्रेस करके देखते हैं कि हम पूरे भारत के, जब हम कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन, तब क्या दिखाता है? ये भारतीयता को दिखाता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। भारतीय, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पूरे भारत को यूनिटरी इन नेचर। सो पूरे भारत में जब हम पूरे भारत से इमोशनली अपने आप को अटैच करते हैं, हम लोगों को कल्चरली अपने आप, आज हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं। टुडे भी ग्लोबलाइजेशन की एरा में we talks about the composite culture of India. We talks about the integration. जब सोशल इंटीग्रेशन की बात होती है तो डाइवर्सिटीज की बात आती है। तो सोशल, हाउ टू इंश्योर सोशल इंटीग्रेशन, कास्ट इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन। देयर आर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। हिंदू में भी फर्दर डाइवर्सिटीज आती है। हिंदू में देखो कितनी डाइवर्सिटीज हैं। हिंदू में वैष्णवाइट संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। मुस्लिम में शिया सुन्नी, हिनायान, महायान, वज्रयान। बौद्ध में श्वेतांबर, दिगंबर। जैन में, आप इंडियन क्रिश्चियन में भी ले लो, रोमन कैथोलिक्स भी हैं, सीरियन क्रिश्चियन भी हैं। सो एक धर्म के अंदर में फर्दर सेग्रीगेशन आते हैं। इंडिया में लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, 22 लैंग्वेजेस तो हमारे 8th शेड्यूल में है। इसके बाद कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं। सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, लिंग्विज्म इज द नेगेटिव वर्ड। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज ये दिया। पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज, इन अमेरिका में अभी चुनाव हुए, 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हमारे यहाँ चुनाव हुए 25 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, ईवीएम मशीन 4 फीट का, कितने सारे कैंडिडेट होते हैं। So political diversity is there. So in this way we can connect कि diversity is the feature, or diversity is the beauty of India. Diversity is also our beauty. It is not the problem, it is not the issues. और हम अलग अलग कलर में हैं, अलग अलग फीचर्स में हैं, और उन सब में हम एक हैं। और why we are united? Because of our culture, because of our values. Whenever you share Gandhian values, value of humanism, हमारा जो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम है। So Indian social values largely एक human based, it is based on humanism. So this largely contributes to unification and integrations of the Indian society, और हमें सबको एक सूत्र में बांध के रखता है। Whatever things we see और देखते हैं कि रिलीजियस ध्रुवीकरण, तो नैरो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी है करते हैं, बट थ्रू द रिलीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड कल्चर, कि हमारे अंदर जो वैल्यू डालता है वह एक दूसरे के कल्चर को सम्मान करना। वी शुड रेस्पेक्ट द अदर्स, यू नो, रिलीजन, ये हमें सिखाया जाता है। सो दिस इज द ग्रेट ह्यूमन वैल्यू जो कि हमें एक सूत्र में बांधता। गांधी जी ने क्या कहा
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। गांधी जी ने कहा कि रिलीजन इज द डिफरेंट वे टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, कि अलग अलग धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता में की बात कही, उन्होंने हर एक धर्मों को बराबर का जगह दिया। तो ये सारे जो वैल्यू हमारे अंदर जो है, ये सारे चीज इंटीग्रेशन करने वाले, दिस क्रिएट द स्पिरिट ऑफ इंडियनेस। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल, ये सारे भारत को एक सूत्र में बांध करके, सो दिस इज द हियर कि इंडियन वैल्यूज, इंडियन सिस्टम, इंडियन कल्चर, कंपोजिट कल्चर आज हम बात करते हैं कि एक तो हुआ पंजाबी कल्चर, मराठी कल्चर और उस समय कंपोजिट कल्चर। ठीक है, एनीबॉडी? कि आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हेलो? यस सर। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटीज वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था, है ना। ये इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ डेटा वगैरह भी है, आपको हम बताएंगे जब इसके टॉपिक्स, ये चैप्टर ही अलग है। तो ब्रीफली यू नो कि इससे क्वेश्चन आए, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं, कि क्वेश्चन आया था 2018 में कि ये डाइवर्सिटीज के 4 मेजर बेसिस इन इंडिया, you should elaborate the 4 any major basis of diversity। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि इसमें भारत में जो डाइवर्सिटी है उसकी, हेलो क्या? हेलो, यस, 4 मेजर बेसिस, जिसमें कि हम कल्चर का बेस दे सकते हैं, लैंग्वेज दूसरा डाइवर्सिटी का आधार है, धर्म, लैंग्वेज, भाषा और संस्कृति, ये 4 मेजर बेसिस है। यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज को आप दिखाओ, कल्चरल डाइवर्सिटीज को आप दिखाओ कि कैसे कल्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द कल्चर, वी टॉक्स अबाउट द फूड हैबिट, ड्रेस कोड, वहां का डांस फॉर्म्स। सो कैसे डाइवर्सिटीज है कल्चर। लिंग्विज्म को आप दिखाओ, लैंग्वेज डाइवर्सिटी दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि एनी 4 फॉर्म्स ऑफ द बेसिस। अब 4 पैराग्राफ बनाओ, चारों को इलैबोरेट करो और फिर उसमें लास्ट में सम अप कर दो कि इन सब डाइवर्सिटीज के बीच हाउ द स्पिरिट ऑफ इंडियनेस इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. देखिए हमारा 9 से लेकर के 11 का सेशन है, 9 to 11 सेशंस टुडे। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसे लग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं, कोई इश्यूज? मैं आप लोगों को 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हिमांशु, यस सर। आर यू कंफर्टेबल? यस सर, यस सर। तृप्ति, हेलो तृप्ति, यस सर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। मोहित शर्मा, जी सर। मोहित शर्मा, जी सर। आर यू गेटिंग मी? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवाज साउंड क्लैरिटी है? सृष्टि अग्रवाल, सर क्लास तो बहुत सही लग रही है, लेकिन नोट्स का कैसे करेंगे? नोट्स की चिंता मत करो, we require some... मैं पहले बोला कि तुम क्लास में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, विजन एनरिचमेंट, नोट्स तुमको बहुत हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, यस सर। आप क्लास में जब भी 2 घंटे बैठो तो आपको विजन सीखना है। नोट्स तो बहुत हम पीडीएफ बनवा के भिजवा देंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स की डोंट वरी, कि नहीं, सारे फैक्ट्स चीजें और इलैबोरेट फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल से आप लोग थोड़ा सा एक कॉपी लेके बैठो कि ताकि थोड़ा मैन कुछ लिखते भी रहो। ठीक है सर, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, अनिष्का, अंशिका, यस सर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, नोट्स की चिंता नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे, मेन पॉइंट सब कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सर आपने वो बुक के नाम क्या बताई थी? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम के नाम से नहीं समझ आ पाया था। पहले आप तो इसका पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का एक इंडियन सोसाइटी का बुक आता है 12th क्लास का। ठीक है, यस सर। एक वो पढ़ लीजिए और टीएमएच का इंडियन सोसाइटी वाला खरीद लीजिए। वो बोलेगा कि इंडियन सोसाइटी टीएमएच ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेज़न वगैरह पे मंगा सकते हैं।
TMH. नहीं, TMH, टाटा मैग्रा हिल्स। यस सर। ठीक है। निकिता गोयल। जी थैंक यू सर। निकिता, Yes, sir. कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Everything is good. ठीक है, नोट्स की चिंता नहीं करना, नोट्स मिल जाएगा। Yes, sir. आस्था, Yes, sir. कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. समझ आ रहा है सर। ठीक है, नोट्स की चिंता नहीं करना, Yes, sir. नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। टुमारो सारे लोग, यू ऑल Yes, आर sir. रिक्वेस्टेड दैट 9 बजे आप लोगों को ऑनलाइन आ जाना है। पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, एक पेपर रखने हैं, पेन रखने हैं, कुछ कुछ पॉइंट लिखते भी रहने हैं, ठीक है? ओके सर। So we are meeting tomorrow at 9 the same time, 9 to 11 sessions, and with the next topics freshly. Okay, bye. यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.